तो बेटा कल के क्लास में हमने लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट किया था और हमने बेसिक कंसेप्ट उसका डिस्कस किया, है ना, कि व्हाट इज़ लाइन, व्हाट इज़ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, है ना, सारी बातें याद रखना, भूलना मत। तो अब आगे चलें तो हमने कल एक्सियोम्स की, पोस्टुलेट्स की बात की थी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। कल आपने बुक पढ़ी होगी तो यू मस्ट हैव सीन दिस एक्सियोम 6.1, चैप्टर 6 से फर्स्ट एक्सियोम है, सो दे राइट इट एज 6.1, सेकेंड आएगा 6.2, 6.3, है ना, इस तरह से नेमिंग आपकी एनसीईआरटी में है। इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। यदि रे लाइन है, लाइन के ऊपर कोई भी रे स्टैंड करती है तो दो एडजेसेंट एंगल बने, एक ये बना, एक ये बना, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज लीनियर पेयर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, बट दिस इज योर एक्सियोम कि यदि रे लाइन पर स्टैंड करेगी तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। यदि लाइन है और उस पर कोई एक रे है तो जो एडजेसेंट एंगल्स है दे विल बी सप्लीमेंट्री, उन दोनों का सम 180 होगा। ये आपका एक्सियोम 6.1 है, ठीक है। फिर हमारा आगे इसी को हम सम 180 है तो दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपका एक्सियोम, हाँ, इसका यूज़ क्या होता है? यदि आपको कभी प्रूफ करना है कि लाइन है, यदि आपको किसी भी उसको लाइन प्रूफ करना है कि भाई ये लाइन है, आपके पास दो एंगल्स हैं कि मान लो ये एंगल 60 है, ये 120 है, AOBC, आपके पास है कि एंगल AOB 60 डिग्री है एंड एंगल CBO, AOB नहीं ABO, मैंने और बी की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, तो आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस ऑल्सो कि एंगल किस वर्टेक्स पे बना, बी पर, तो एंगल ABO एंड एंगल CBO, एंगल ABO है 60 डिग्री, CBO है 120 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आया 180। यदि इन दोनों का सम 180 है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस प्रूव्स कि AC क्या है, AC इज़ अ लाइन। यदि दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो गए, यदि रे, देखो पहली बात तो क्या है कि यदि स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर एक रे गई तो दोनों एंगल का सम 180 होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यदि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो वो स्टैंड किस पे करेंगे, दैट विल बी अ लाइन। तो हमको कभी भी किसी भी उसमें लाइन प्रूफ करना है तो हम क्या प्रूफ कर देंगे कि उसके ऊपर जो एंगल बने उन दोनों का सम 180 है। दिस इज़ व्हाट वी विल प्रूफ, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा एक्सियोम 6.2। देखो अभी यही बात आगे आएगी कि इन एक्सियोम 6.1 इट इज़ गिवन दैट अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, फ्रॉम दिस गिवन वी हैव कंक्लूडेड दैट द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180, कि जो दो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 क्योंकि लाइन पर बना है। अब हम इसका उल्टा लिख सकते हैं क्या, इसका कंक्लूजन को गिवन ले लें और जो टू प्रूव है वो कंक्लूजन, मतलब जो बोल रहा था आपको फर्स्ट पार्ट में, इसको बेटा कन्वर्स कहते हैं। अब इस साल आप ज्योमेट्री में एक नई चीज़ से मुखातिब हो गए, दैट इज़ कन्वर्स। हाँ, ये आपको एक नई चीज़ पढ़ने को मिलेगी, कन्वर्स। कन्वर्स में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जो हमको गिवन है, हमारे पास क्या होती है, दो चीज़ें होती है, एक होता है कि गिवन और एक होता है टू प्रूव, कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। ये दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाए कि जो गिवन था वो टू प्रूव करने में आ जाए, जो प्रूव करना था वो गिवन हो जाए, तो हम उसको उस थ्योरम का कन्वर्स या एक्सियोम का कन्वर्स कहेंगे, है ना। जैसे हमको बोला कि यहाँ पर हमारे पास क्या था कि लाइन है, आपको गिवन क्या है कि लाइन है, फिर आपने क्या बोला एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, x + y 180 है। ये हमने प्रूव कर दिया कि यदि हमारे पास लाइन है कि लाइन है, लाइन के ऊपर रे है, रे ऑन अ लाइन, ये हमारे पास है, तो प्रूफ क्या हो गया कि x + y 180 है। अब इसका उल्टा क्या होगा, इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका कन्वर्स ये होगा कि अब आपके पास गिवन है कि x + y 180 है, ये x + y क्या है, x एंड y आर एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल हैं जिनका सम 180 है, ये हमें गिवन है। तो अब हम क्या प्रूफ कर देंगे कि ये जो है ये इस किसके ऊपर खड़े हैं, ये लाइन पे खड़े हैं, कि दे स्टैंड ऑन अ लाइन, कि वो जिस पे हैं
वो लाइन है, ये हम प्रूफ कर देंगे। तो देखो यहाँ दिया हुआ था कि लाइन है, हम प्रूफ कर रहे हैं लाइन है। यहाँ लाइन थी तो हमने प्रूव किया कि दोनों एंगल का सम 180 है। यहाँ सम 180 था इसलिए लाइन प्रूफ हुई। गिवन एंड प्रूफ टू प्रूव इंटरचेंज हो गए, तो दे आर नोन एज कन्वर्स। कन्वर्स में गिवन एंड प्रूफ टू प्रूव इंटरचेंज विथ ईच अदर। ठीक है, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि यदि दो एंगल का सम 180 है तो दे विल स्टैंड ऑन अ लाइन। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन दैट इज अ नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। तो वो रे किस पे स्टैंड करेगी? लाइन पे। मतलब वो नॉन कॉमन आर्म जो है, कॉमन आर्म तो आपके बीच में है, जो ये नॉन कॉमन आर्म थी वो क्या बना रही हैं? दे आर फॉर्मिंग अ लाइन। ठीक है, ये अब हम प्रूव कर देंगे। दे आर इन अ सेंस द रिवर्स ऑफ ईच अदर, वी कॉल ईच एज कन्वर्स ऑफ ईच अदर। स्टेटमेंट एक दूसरे के रिवर्स है, उसी को हम कन्वर्स कहते हैं। वी डू नॉट नो वेदर द स्टेटमेंट ए इज ट्रू और नॉट, लेट अस चेक। तो उसको चेक करने के लिए क्या किया आपने? पेयर्स बनाई एडजेसेंट एंगल्स की और देखा कि क्या हो रहा है। जैसे ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, हाँ, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। पर एंगल की वैल्यू 60 है और 30 है, तो 60 + 30 क्या आया? 90। ये लाइन है क्या? नहीं है। सम 180 है क्या? नहीं है। दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सेकेंड पेयर में हमने एक एंगल 80 डिग्री ले लिया, एक 60 डिग्री ले लिया, तो ये लाइन बनेगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि 80 + 60 आपका क्या आएगा? 80 + 60 विल बी 140। यदि 180 होता तो ये लाइन यहाँ पर इधर आ जाती। ये जो है ना, ए आपका मूव होके इधर आएगा, तो वो 180 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका थर्ड देखो, ये स्केल पे रख दिया 125 एंड 55। 125 और 55 को ऐड किया, क्या आ रहा है? 125 + 55 180। सो दिस इज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, यदि दोनों एंगल्स का सम 180 है तो दो अपोजिट आर्म्स जो थी, कॉमन आर्म यहाँ है, अपोजिट आर्म एक इधर है और एक अपोजिट आर्म इधर है, तो ये क्या बना रही है? दे आर फॉर्मिंग अ लाइन। लीनियर पेयर का कन्वर्स हो गया। अब यहाँ पर देखो, इनका सम क्या दिख रहा है? ये 70 है और ये 150 है। 150 + 70 करोगे, आंसर क्या आ गया? 220। 180 को क्रॉस कर गए, लाइन नहीं बनी। हाँ, लाइन नहीं बनी। दिस इज एन आपका कौन सा एंगल हो गया? ये ऑब्ट्यूस एंगल से भी बड़ा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स विद डिफरेंट मेजर। तो हमारा एक्सियोम 6.2 क्या आया? हाँ, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, यदि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है लाइक दिस केस, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। जो नॉन कॉमन आर्म्स है एंगल्स की, वो लाइन बनाएंगी, है ना? बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। तो यदि लाइन पे रे है तो दोनों का सम 180 है, और ये दो एंगल का एडजेसेंट एंगल्स का सम 180। एडजेसेंट एंगल जरूरी है, ऐसा नहीं कि कहीं भी एंगल और उनका सम 180 है। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है तो नॉन कॉमन आर्म जो है दे विल मेक अ लाइन। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एक एक्सियोम 6.1 है, एक्सियोम 6.2 है। इनके नंबर नहीं लिखते हम, है ना? हम इनके नंबर मेंशन नहीं करते एग्जाम में, हम एक्सियोम का स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों को साथ में हम कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियोम। तो जब भी आप इसको कुछ लिखना है तो आप बाय लीनियर पेयर एक्सियोम वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, कि दोनों का सम 180, रीजन क्या हो गया? लीनियर पेयर एक्सियोम। दो का सम 180 है तो लाइन है, रीजन हो गया लीनियर पेयर एक्सियोम। यहाँ पर अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे यू विल नो दैट हमको कैसे स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं। अब आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो आपका क्या आ गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इनफैक्ट हमने कल की क्लास में कर लिया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमको उसको प्रूव करना है, तो हम देखो यहाँ पर स्टेटमेंट में हम प्रॉपर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। ये थ्योरम है, सी द डिफरेंस, दिस इज थ्योरम बिकॉज यू नीड टू प्रूव दिस। वो जो था एक्सियोम था उसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं थी, वो सेल्फ प्रूवन फैक्ट था। वो हमेशा सही ही होता है, गलत हो ही नहीं सकता, वो बात सच है। पर इसको आपको प्रूव कर सकते हो कि कैसे आ रहा है। हाँ, हम बोल रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, कैसे इक्वल है? प्रूव करके बताओ। तो हम प्रूव कर देंगे, इसलिए जब प्रूव कर देंगे तो हम उसको क्या कहते हैं? दिस इज अ थ्योरम, देन इट इज़ कॉल्ड एज थ्योरम। तो अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। हालांकि हमने कल की क्लास में भी किया था बट उस तरह से नहीं किया था जैसे एग्जाम में करना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे?
गिवन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ, या हम इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ ए बी एंड सी डी क्या है, हमने बात की थी ना, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। व्हाट इज ए बी एंड सी डी, लाइन भी हो सकती है, रे भी हो सकती है, लाइन सेगमेंट भी हो सकती है। ए बी लाइन है, देखो ए पे भी एरो है, बी पे भी एरो है, सी पे एरो, डी पे एरो, तो ए बी एंड सी डी आर लाइन विच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, टू प्रूव, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड यू नो द वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एक हुआ एंगल ए ओ डी, एक हुआ बी ओ सी या सी ओ बी, हाँ, और दूसरा आपका हो जाएगा ये वाला ए ओ सी बी ओ डी। तो वी नीड टू प्रूव दैट एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये यदि हम प्रूव कर दें तो हम क्या प्रूव कर देंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव करना जा रहे हैं। अब देखो इसके बाद आता है गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, उसके बाद डायग्राम बनाना मैंडेटरी है। फिगर बनाना तो ज़रूरी है, बिना फिगर के ज्योमेट्री में कुछ नहीं होता। बिना डायग्राम बनाए आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है ना, पॉइंट्स कहाँ हैं, तो डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक, तो आपका गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस में वी मे रिक्वायर टू डू सम कंस्ट्रक्शन। तो यदि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं उसमें, तो हमें लिखना है, नहीं कर रहे हैं तो हमें नहीं लिखना है। अब हम इसके बाद किस पे जाते हैं, फिर प्रूफ, कि हम प्रूफ कैसे कर रहे हैं। तो गिवन हो गया, ये टीपी स्टैंड्स फॉर टू प्रूव। हाँ, टू प्रूव को हम शॉर्ट में टीपी लिख देते हैं बेटा। अब हमारा क्या आएगा, प्रूफ आएगा, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। हम इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं, तो ये प्रूफ आता है। हाँ, या PROOF लिखते हैं, प्रूव नहीं लिखते। प्रूफ मतलब तो प्रूव करो, प्रूफ मतलब हम प्रूव कर रहे हैं, दिस इज़ द प्रूफ, हाउ यू आर प्रूविंग। आप उसको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाते हो ना, ये प्रूफ है, वो बोले प्रूफ करो, तो प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ है। हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, नहीं तो आप सोचोगे कि कितनी सड़ी सी बात बता रही है मैम, है ना, सिंपल सी है, क्या है। पर आई सी एवरी ईयर कम से कम 4-5 बच्चे प्रूफ लिख देते हैं, प्रूफ की बजाय प्रूफ आना चाहिए यहाँ पर। ठीक, तो यही एडवांटेज है कि अभी आपको सारी बातें, एक एक चीज़ हम डिटेल में बता पाते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। अदरवाइज क्लास में क्या होता, ये बहुत सिंपल बातें हैं, ऐसी कोई टफ बात है नहीं। मोस्ट ऑफ यू विल बी नोइंग दिस, आप आगे आगे आंसर देते हो, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा होता वो फिर चुप बैठता है। और जो ये प्रूव और प्रूफ वाली गलतियाँ वो चलती रहती हैं, क्योंकि पता नहीं चलता बच्चे को कि क्या करना है। जिसको नहीं पता है, जिसको पता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं पता है उसकी मिस्टेक्स कंटिन्यू होंगी टिल नेक्स्ट स्टेज, जब तक हम उसको पॉइंट आउट नहीं करके बताएं कि बेटा ये नहीं, ये होता है। ठीक, तो ये आप बात ध्यान रखें यहाँ पर। ये एक एडवांटेज मुझे लगता है कि यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन का ये एक एडवांटेज है। ऑनलाइन क्लासेस का डिसएडवांटेज यही है कि दिस इज़ नॉट टू वे। हाँ, फिलहाल हमारा टू वे नहीं है, बट इसका मुझे ये बहुत बड़ा एडवांटेज लगता है कि देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। अदरवाइज़ क्लास में आपको पता है, जिसको आता है वो खट खट मैम ये आंसर्स देते हैं जल्दी जल्दी। एवरीबडी वांट टू शो कि मेरा आ गया, मुझे आता है। पर उस वजह से क्या होता है कि आपकी क्लास में 50% बच्चे हो सकते हैं जिनको आता है, एंड 50% बच्चे विल बी दोस्त जिनको थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है, या वो उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कुछ बच्चों को पहले से आता है, 7th में पढ़ा हुआ है, कुछ आपको 9th की बुक में थी, 7th में आपने RS अग्रवाल से पढ़ा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको 7th के मिलेंगे। ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी में भी मैंने फर्स्ट डे बताया था इंट्रोडक्शन में, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, यू विल फाइंड सेम क्वेश्चंस एज यू डिड इन 7th क्लास RS अग्रवाल, तो सेम मिल जाएंगे आपको। तो यदि आपने उस टाइम अच्छे से किया था तो आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम सिंपल लग रही होंगी। बट देयर आर स्कूल्स, देयर आर टीचर्स जो ढंग से नहीं पढ़ाए होंगे, जो बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास में ध्यान नहीं दिया होगा, या उनके टीचर्स ने उनको अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी आप लोग क्या होता है कि अभी एग्ज़ाम में आएगा तो हमें ध्यान देना है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो वी विल नॉट पे अटेंशन, जब एग्ज़ाम में आएगा तब पढ़ेंगे, है ना। ये जो एटीट्यूड है उस वजह से गड़बड़ होती है, क्योंकि मैथ्स में बेसिक्स काम आते हैं आगे तक। तो क्या है कि जिनको नहीं आता है उनके लिए ये सब चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट हैं, और आधे बच्चे यदि क्लास में बोलते हैं तो बाकी लोगों को सुनने में रह जाती है चीज़ें, फिर उनको पूछने में भी कई लोग हेजिटेट करते हैं। दैट्स वाई वी यूज़ टू हैव क्वेश्चन ड्रॉप बॉक्स, कि आपका कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली डाल करके पूछ लो, नाम भी मत लिखो। हाँ, वी हैव लॉट ऑफ सिस्टम्स हियर इन ऑफलाइन क्लासेस, ताकि बच्चा, कैसा भी बच्चा हो, शाय हो, जो भी हो, पूछ पाए। ठीक है,
व्हाट्सएप पे आपको 24/7 सपोर्ट होता है फॉर दैट रीज़न। तो अभी मुझे ये बहुत बड़ा एडवांटेज लगता है कि देयर इज़ नो वन डिस्टर्बिंग फ्रॉम द अदर एंड, नहीं तो चुप कराना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिसको आ रहा है वो बोलेगा ही बोलेगा। उसको लगता है ना मैं सबको बताऊं कि मुझे आ गया, स्कूल में पहले पढ़ लिया है, ऐसे स्कूल से तो अपन आगे ही चलते हैं। बट द थिंग इज़ दिस, तो आपको हर चीज़ हम यहाँ पर डिटेल में बता पाते हैं, बेसिक से लेके हाई लेवल तक। तो यहाँ पर अब आपका क्या है, प्रूफ आ गया। प्रूफ में हमने क्या लिखा, सबसे पहले आपने अभी अपन ने कल क्लास में किया था, हमने किसकी हेल्प से प्रूफ करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियोम। तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारी, हम कोई सी भी साइड ले सकते हैं। देखो आपके पास दो लाइन्स हैं, दो लाइन से चार एंगल है, आप कोई भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो। सपोज मैंने ये वाली लाइन ले ली CD, और ये एंगल है 1 2 3 4, आई हैव रीनेम्ड देम 1 2 3 4। और जो भी आप यदि 1 2 3 4 यूज़ करो, अब मैंने यदि 1 2 3 4 लिख दिया ना, तो एंगल AOC की जगह मैं सिंपली एंगल 1 लिख सकती हूँ, एक नंबर से काम चल गया। बजाय एंगल AOC, एंगल BOD, आई कैन डायरेक्टली राइट एंगल 3। तो ये एडवांटेज होता है ज्योमेट्री में, डायग्राम बना करके हम उसके ऊपर कुछ नंबरिंग कर दें। 1 2 3 की जगह पर XYZ भी ले सकते हो, है ना, ABCD भी ले सकते हो। ABCD में ध्यान रखना स्मॉल कैपिटल आ चुकी है, तो फिर आप स्मॉल लेंगे। सेम वेरिएबल रिपीट नहीं होना चाहिए, यदि सेम है तो स्मॉल एंड कैपिटल का देयर शुड बी सम डिफरेंस। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि एंगल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। यदि मुझे एंगल 1 को 3 के इक्वल प्रूफ करना है, तो हमें कैसी पेयर लेनी पड़ेगी कि एक एंगल कॉमन आना चाहिए, तभी तो हम वो कैंसिल जो हमने कल किया था वो कर पाएंगे। तो हम यदि एंगल 1 एंड 3 ले रहे हैं, तो हम एक बार ये स्ट्रेट लाइन लें, तो एंगल 1 और 2 ले लें, फिर हम यही वाली स्ट्रेट लाइन पे 2 और 3 ले लें, तो 2 कॉमन आ गया। या हम इस साइड से भी आ सकते हैं, 1 एंड 4, 3 एंड 4, तब भी 4 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास दो रास्ते हैं, कोई भी एक रास्ता डिसाइड कर लो। ठीक है, तो हमने सपोज मैं इस तरफ से जा रही हूँ 1 2 3 से, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर एक्सियोम, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन ज्योमेट्री। हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा कि ये दोनों एंगल का सम 180 है, तो हमें उसका रीज़न लिखना पड़ता है साथ में कि क्यों 180 है। आप कैसे बोल रहे हो कि दोनों का सम 180, तो रीज़न लिखना पड़ता है। ये रीज़न नहीं लिखा तो आपके मार्क्स जाएंगे। हाँ, ये बात आप ध्यान रखें कि आपको पता होगा कि भाई लीनियर पेयर लग रहा है, पर आपने मेंशन नहीं किया, तो यू विल लूज़ योर मार्क्स। अब एंगल AOC इज़ एंगल 1, एंगल BOC इज़ 2, तो एंगल 1 + 2 इक्वल टू 180, इसको हमने फर्स्ट लाइन दे करके छोड़ दिया। ठीक, अब हम इधर से देखिए, हमने 1 + 2 किया है, 1 to make 1 and 3 इक्वल, तो मैं 2 + 3 ले लूँ। अब हम ले लेंगे एंगल B, नेक्स्ट हम लिख देंगे एंगल BOC, नाम सेम होना चाहिए। BOC लिखा है तो BOC, अब COB मत लिख देना, है इक्वल, बट एक ही क्वेश्चन में दो जगह पे सेम नेम यूज़ करो। ये नहीं कि अभी हम तो भाई इसको घर में हम इसको है तो ये क्या नाम है उसका, कपिल शर्मा, घर में हम इसको बिट्टू कहते हैं, तो ये नहीं चलेगा कि कपिल को बिट्टू लिख दो, कंफ्यूज हो जाएगा। कपिल है तो कपिल ही लिखना है, बिट्टू है तो बिट्टू, यू हैव टू राइट सेम नेम। COB है तो COB, BOC है तो BOC, तो हमने यहाँ पर अब BOC लिखा है तो हम यहाँ BOC लेंगे। एंगल BOC प्लस दूसरा क्या है BOD, यहाँ पर हमने BOC BOD लिखा है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने टू प्रूफ में क्या नाम लिखा है, तो BOC BOD इक्वल टू 180। इसका रीज़न भी क्या हो गया, लीनियर पेयर एक्सियोम, ब्रैकेट क्लोज। BOC क्या है, एंगल 2, BOD क्या है, एंगल 3, दिस इज इक्वल टू 180। शॉर्ट में मैंने इसको लिख दिया। अब आपको क्या पता है, फ्रॉम 1 and 2 दोनों दोनों 180 के इक्वल है, इसकी वैल्यू भी 180 है, इसकी वैल्यू भी 180 है, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिला, हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। इट कैन बी रिटन लाइक दिस। हाँ, ये जब हमने लिख दिया तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ दिस इम्प्लाइज, ये 2 से 2 कैंसल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 क्या था, एंगल 1 था एंगल AOC, तो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि एंगल AOC एंड एंगल BOD इक्वल है। AOC एंड BOD, मैंने यहाँ क्या कर दिया, हाँ, एंगल AOC एंड BOD एंड एंगल AOD एंड BOC, करेक्ट है ना, AOC BOD AOD BOC, ठीक है।
मुझे लगा मैंने गलत लिख दिया है। AOC इक्वल टू BOD, हेंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, पर अभी हमें सेकेंड पार्ट भी प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है कि 2 और 4 इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है, 1 और 3 इक्वल आ चुके हैं। हाँ, तो अब आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 और 3 इक्वल हैं, तो अब हम डायरेक्ट लिख दूँ मैं इसको कि एंगल 1 + 4 इक्वल टू 180। अब मुझे 2 और 4 लाना है, तो मैंने 1 और 4 लिया, तो अब मैं 1 और 2 लूँगी। एंड एंगल 1 + 2 इक्वल टू 180। दोनों का रीज़न क्या है? वही लीनियर पेयर एक्सियोम। दोनों का रीज़न वही है, लीनियर पेयर एक्सियोम। तो मैंने एक साथ लिख दिया। तो दिस इम्प्लाइज, ये दोनों 180 के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 + एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 + 2 बार एंगल नहीं, एक ही बार एंगल 1 + एंगल 2। तो एंगल दोनों तरफ एंगल 1 है, एंगल 1 से एंगल 1 कैंसल। दिस इम्प्लाइज एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, पर एंगल 4 क्या है? AOD, और 2 क्या है? BOC। क्वेश्चन में क्या लिखा है? वही AOD एंड BOC। तो दिस इम्प्लाइज एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। तो हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। या ये जरूरी नहीं है, हम लास्ट में क्या लिख देते हैं? HP। HP स्टेट्स फॉर हेंस प्रूव्ड, कि हमने प्रूव कर दिया। तो इसको हम शॉर्ट में हेंस HP लिख देते हैं, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आपका प्रूव हो गया। ये थ्योरम का प्रूफ 2 मार्क्स में आता है जनरली। हाँ, ये छोटा सा प्रूफ है, तो ये 2 मार्क्स में आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता। तो यदि कम मार्क्स में आए तो आप सिमिलरली, आपने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया, फिर आप सिमिलरली वी कैन शो दैट दिस एंगल इक्वल टू दिस, ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेटेज, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन 3-4 मार्क्स में आ गया तो जैसे अभी हमने पूरा किया वैसे प्रूव करो दूसरा पार्ट भी। यदि कम मार्क में आ गया तो आप जैसे आपने एक प्रूफ कर दिया पूरा ढंग से लिख करके, और सेकेंड में लिख दो सिमिलरली वी कैन शो दिस, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारा अब हमारा एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है? इन फिगर 6.9, फिगर 6.99 में लाइन PQ, ये है लाइन PQ और लाइन RS, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर। अब हम मतलब क्या बन गया? लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करे, जहाँ x बन जाए, मीन्स दे आर मेकिंग अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल इसके इक्वल होगा, हाँ, तो हमने इस पर सिंगल लाइन बनाई। ये एंगल इसके इक्वल होगा, डबल लाइन बना दो। तो आपको पता है डबल लाइन वाले आपस में इक्वल, सिंगल लाइन वाले आपस में इक्वल, क्योंकि वहाँ पे आपको एक ही कलर का पेन यूज़ करना होता है, मेरी तरह अलग अलग नहीं ले सकते, अलाउड नहीं है। फिर क्या बोला? इफ एंगल POR और ROQ का रेशो, ये है एंगल POR और ROQ, इन दोनों एंगल्स का रेशो दिया है 5:7 रेशो है, तो कुछ कॉमन फैक्टर होगा। तो हमने उसको 5x और इसको 7x ले लिया। अब हमको क्या बोल रहा है कि सारे एंगल निकालो। तो आपको पता है सारे एंगल निकालना है मतलब 2 निकालना है, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो यदि हम इनकी वैल्यू निकाल लें तो काम हो जाएगा, है ना। हमको इसी की वैल्यू निकालनी है, कुछ अलग नहीं निकालना है। हम इन्हीं एंगल्स की वैल्यू निकाल लें तो हमारे सारे एंगल आ जाएंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये क्वेश्चन है, इसमें 2 प्रूव नहीं है, इसमें 2 फाइंड है, फाइंड करना है कुछ। तो अब हम क्या करें? सबसे पहली बात तो ये क्या है? दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180। तो हम लिख देंगे एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया? लीनियर पेयर एक्सियोम। अब देखो, यदि आपके स्कूल में शॉर्ट में चलता हो तो यू कैन राइट LPA। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपके टीचर्स क्लास में आपको क्वेश्चन कराएंगे तब वो क्या लिखते हैं, है ना। यदि वो LPA लिखते हैं तो चलेगा, और आप सर से पूछ लेना, एग्जाम में लिखना कंपलसरी तो नहीं है फुल, बिकॉज समटाइम्स टीचर्स मार्क्स कट कर देते हैं कि आपने LP लिखा तो काट देंगे वो, दे वांट यू टू राइट फुल। तो जिसके स्कूल में जैसा है उस हिसाब से आप फॉलो कर लो। यदि पूरा लीनियर पेयर एक्सियोम लिखते हैं तो आप भी पूरा लिखो, यदि वो LPA लिख देते हैं तो आप LPA लिख लो,
ठीक है। तो ये आपको उस हिसाब से डिसाइड करना है। एंगल पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू 180 है, तो हमने यदि कॉमन फैक्टर रेशो है ना, रेशो का क्या मतलब होता है बेटा, ये 5:7 है तो ये 50/70 भी हो सकता है, ये 5 2 10, 7 2 14 भी हो सकता है कि हमने इसको 2 से कैंसिल किया, ये 5/7 आ गया, इसका 0 0 कैंसिल, तो वो हमें कॉमन फैक्टर पता नहीं है। हाँ, हमको रेशो वाले क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो लीनियर इक्वेशन की हेल्प से और एक रेशो की हेल्प से। तो हमने यदि लीनियर इक्वेशन से करेंगे तो हमने लिख दिया लेट द एंगल्स बी 5x एंड 7x। तो यहाँ पर पी ओ आर क्या है 5x, ये क्या है 7x, एंड दिस इज इक्वल टू 180। तो 5x प्लस 7x क्या हो गया 12x, 12x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या हो गई 180 डिवाइडेड बाई 12। तो 180 डिवाइडेड बाई 12, 12 1 जा 12 बचेगा 6, 12 5 जा 60। x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। x 15 डिग्री है तो एंगल पी ओ आर क्या होगा, तो दिस इम्प्लाइज एंगल पी ओ आर वो क्या था 5x, और एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू क्या है 7x। तो इसका मतलब 5 को मल्टीप्लाई किससे करना है, x तो 15 है, तो 5 टाइम्स 15 क्या आ गया 75 डिग्री, एंड 7 टाइम्स 15, 15 से 1 जा 105 डिग्री। तो हमें दोनों एंगल मिल गए। तो हमारा ये वाला एंगल है 75 डिग्री, ये एंगल है 105 डिग्री। अब हमें बाकी के दो एंगल भी निकालना है, तो हम सीधे क्या लिख देंगे, इसके बाद हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज एंगल पी क्या नाम है क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ आर इक्वल टू 75, और एंगल क्यू ओ आर ओ क्यू था क्वेश्चन में, आर ओ क्यू था ना, आर ओ क्यू था, तो आर ओ क्यू। लैंग्वेज चेंज नहीं करनी है, इस बात का बहुत ध्यान रखो। अभी आपने पढ़ना शुरू ही किया है ज्योमेट्री, तो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द सिंबल्स आर ओ क्यू, और इसको हमने पी ओ एस, इसका नाम हमें नहीं दिया था, इक्वल टू क्या हो गया 105। रीज़न नहीं लिखा है अभी मैंने, दोनों का रीज़न क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसलिए ये एंगल्स इक्वल आ गए, चारों एंगल आ गए, खत्म हो गया क्वेश्चन। प्रूफ नहीं था तो हेंस प्रूफ नहीं लिखेंगे, खत्म, बस ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये ऐसे करना है। अब आपका सेकंड एग्जांपल है, हाँ ये आप इसको इससे भी कर सकते हो, दिस इज यूजिंग रेशो, सम ऑफ रेशो 5 + 7 क्या हो गया 12, तो दिस कैन बी रिटन एज 5/12, और सम क्या होगा 180, 12 से 180 कैंसिल, वही आएगा 15, 15 5 = 75, सेम 105, और फिर आपने इसको लिख दिया इसके इक्वल, रीजन क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये चारों एंगल आ गए, और यहाँ पर देखो सम 180, रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट लिखने से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज सेइंग इन द फिगर, ये रहा फिगर, क्या है रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। आपके पास क्या है, एक रे पी ओ क्यू, एक लाइन है पी ओ क्यू लाइन है, इसके ऊपर एक रे है ओ एस, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। तो लाइन के ऊपर एक रे है, मतलब दोनों एंगल का सम 180। ये तो लीनियर पेयर हो रही है, आपको पता चल रहा है कि पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस विल बी 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे रे है तो लीनियर पेयर लग गई, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, हाँ एडजेसेंट एंगल्स इज 180, तो इन दोनों का सम 180 होगा, ये पता चल गया। पर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। मतलब यदि आपका एंगल 60 डिग्री का है और आपने यहाँ पर एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया, तो ये भी 30 और ये भी 30। यदि ये आपका एंगल 90 डिग्री है और आपने इसके बीच में एक एंगल बाइसेक्टर बना दिया, तो ये भी 45, ये भी 45। एंगल बाइसेक्टर उसको दो, बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स, वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, दैट्स वाई दिस इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। ठीक, तो ये क्या है कि रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर। इधर कौन है ओ आर ने किस एंगल को बाइसेक्ट किया, इन दोनों को, तो यहाँ पर हमने डबल लाइन लगा दी। एंड दूसरी लाइन कौन सी है ओ टी ने किसको बाइसेक्ट किया, इस एंगल को क्यू ओ एस को, तो ये आपस में इक्वल है और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये आपको गिवन है। और उन्होंने क्या बोला कि भाई एंगल पी ओ एस यदि एक्स है, ये वाला एंगल पूरा जो है, ये पूरा एंगल तो एक्स है,
अब आप बताओ कि व्हाट अबाउट दिस आर ओ टी, ये जो आर ओ टी वाला एंगल है, ये एंगल की क्या वैल्यू है, ये आपको बताना है। हाँ, क्वेश्चन में कहीं भी किसी एंगल की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, पर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। देखो, इसको मैं आपको दो तरह से बताती हूँ। देखो, पहले तो हमने यदि ले लिया क्या कि ये पी ओ क्यू आपकी स्ट्रेट लाइन है और आपकी ओ एस रे है, ठीक है। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा, रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे रे, तो इसका रीज़न क्या हो गया, इसका रीज़न हो गया लीनियर पेयर। ठीक, लीनियर पेयर के कारण इन दोनों का सम 180 है। ठीक, अब आप देखो कि आपने क्या किया, इसका भी एंगल बाइसेक्टर कर दिया। तो ये एंगल यदि x था पूरा, हाँ, तो ये x प्लस क्यू ओ एस इक्वल टू 180 हुआ। x प्लस क्यू ओ एस 180 है, तो इससे क्यू ओ एस की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस एक्स। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x उधर ट्रांसपोज हो गया, तो 180 माइनस एक्स हुआ। तो भाई ये एंगल x है, तो ये एंगल कितना बचा, 180 माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारा हुआ क्या है, यहाँ से एक लाइन गई है जिसने इस एंगल को बाइसेक्ट किया, तो ये x/2 होगा, ये x/2 होगा। एंगल x था तो x का हाफ 60 होता, तो हाँ 60 का हाफ दैट इज़ 30 x है, तो हम उसको हाफ ऑफ x लिखेंगे। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल आर ओ टी। आर ओ टी किससे बना है, आर ओ एस और एस ओ टी से, है ना। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, हमको कैलकुलेट करना है एंगल आर ओ टी। आर ओ टी कैन बी रिटन एज एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। अब आर ओ एस और पी ओ एस में क्या रिलेशन है, तो हम क्या लिखेंगे, एक तो हमारे पास रिलेशन है कि एंगल आर ओ एस जो है वो हाफ है एंगल पी ओ एस का। इसमें कोई डाउट है, हाँ, क्योंकि आपका क्या दिया है, ओ आर एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो एंगल है पी ओ एस, इसका ये हाफ होगा आर ओ एस। तो आर ओ एस पी ओ एस का हाफ है, पर पी ओ एस की वैल्यू क्या है, x है, तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ x। आपका एक रिलेशन आ गया कि एंगल आर ओ एस तो हाफ ऑफ x है, ये एक रिलेशन आ गया, हमने इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट हमने इसको दे दिया। अब हमें दूसरा एंगल क्या चाहिए, हमें दूसरा एंगल चाहिए एस ओ टी। तो एस ओ टी किसका हाफ है, क्यू ओ एस का हाफ है। क्यू ओ एस हमने यहाँ पर निकाल के रखा है, हाँ, हमने यहाँ पे क्यू एस, चलो इसको फर्स्ट कर देते हैं, इसको सेकेंड कर देते हैं। तो आपका एंगल क्यू ओ एस इतना है, एंगल क्यू एस 180 माइनस एक्स है, तो एंगल एस ओ टी क्या है, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस है, क्योंकि वो लाइन जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो क्यू ओ एस की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू ओ एस की वैल्यू तो 180 माइनस एक्स है, तो ये हो गया हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स। अब इस हाफ को 180 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब बेटा ये क्या हुआ, हाफ ऑफ 180 माइनस हाफ ऑफ एक्स, ऐसा होगा। और हाफ ऑफ 180 आपको पता है ये कैंसिल होते हैं, कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया 90। तो आपके एंगल एस ओ टी की वैल्यू क्या आई, 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स। ये आपकी आ गई थर्ड रिलेशन। हाँ, हमारे पास सेकेंड रिलेशन है आर ओ एस हाफ ऑफ एक्स है, हाँ, और एस ओ टी 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स है। हम क्या करें, अब हम ऐड कर दें, एडिंग 2 एंड 3, सेकेंड और थर्ड पार्ट को ऐड कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। ये आर ओ एस एस ओ टी में ऐड हुआ, इक्वल टू के उधर उसकी वैल्यू है हाफ ऑफ एक्स और इसकी वैल्यू है 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स। हाँ, इसकी वैल्यू है 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स। ठीक, तो अब क्या हो गया, प्लस हाफ ऑफ एक्स माइनस हाफ ऑफ एक्स आपस में कैंसिल हो गए, और आर ओ एस प्लस एस ओ टी मिला करके क्या बन जाएगा, एंगल आर ओ टी, और वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। यही हमको निकालना था। क्वेश्चन में यही कहा था ना कि वैल्यू निकालो एंगल की, तो एंगल की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, और ये कंसेप्ट हम बड़ा इजीली पता है ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि उन्होंने कहा उसको एक्स यूज़ करो। यदि हम यहाँ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यूज़ करते, देखो यही क्वेश्चन आपका, ये पी
ओ क्यू, ये आपका ओ आर है ना, नहीं ओ एस, सॉरी ये एस है, फिर यहाँ पे आपका आर आ गया और यहाँ आपका टी आ गया। तो बेटा यदि इस एंगल को मैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, मैंने इसको भी एक्स इसको भी एक्स बोल दिया, यदि उन्होंने कुछ दिया नहीं है तो आई कैन चूज़ ऑन माई ओन। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो मैंने इसको भी वाई इसको भी वाई बोल दिया। तो हमें क्या पता है, हमें ये तो पता ही है कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू 180 है। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। मैं शॉर्ट में लिख दूँ क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, फिर हम कम क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो लीनियर पेयर को मैंने शॉर्ट में एलपी लिख दिया, आप पूरा लिखिएगा। अब यहाँ पर पी ओ एस को मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस एक्स दैट इज़ 2x। क्यू एस को क्या लिख सकती हूँ, y प्लस वाई दैट इज़ 2y इक्वल टू 180। अब आपको क्या दिख रहा है, 2 कैन बी टेकन कॉमन, इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स x प्लस वाई, और उधर 180 है ना। तो आजकल मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कि 180 को आप 2 इंटू 90 लिख दो, तो क्या होता है समझाने में टाइम कम लगता है, 2 कैंसिल हो गया। नहीं तो फिर 180 डिवाइडेड बाई 2 करके उसको फिर 90 लाओ, एक स्टेप ज़्यादा लगती है। तो 180 कैन बी रिटन इज 2 इंटू 90, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू 90, बट x प्लस वाई इज एंगल आर ओ टी, दिस इम्प्लाइज एंगल आर ओ टी की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। ठीक है, ये हमको यदि एजम्पशन नहीं दिया होता, ऐसे भी कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं कि सेम आए जैसा एनसीईआरटी में है, थोड़ा चेंज करके भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो डायरेक्ट दे दिया तो आप ये याद रखो कि भाई दोनों का सम 180, दोनों के हाफ का सम क्या होगा, 180 का हाफ दैट इज़ 90। हाँ, एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर्स, स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर के एंगल बाइसेक्टर्स का सम 90 डिग्री होगा। हाँ, ये 1 मार्क क्वेश्चन भी बन जाता है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में हमको क्या गिवन है कि इन फिगर, इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस आर रेस। हाँ, 4 रेस, आपके यहाँ से 4 रे निकल रही ओ से एक चली गई ओ पी, हाँ एक चली गई ओ क्यू, एक चली गई ओ आर, एक चली गई ओ एस, एक पॉइंट से 4 रे निकल गई। अब हमको बोल रहा है कि प्रूफ करो कि एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 360। अब हमको ये तो पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 360, पर जब प्रूफ करने का बोल दें कि भाई चारों एंगल का सम 360 प्रूफ करो, तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव इट थ्रू प्रॉपर सेट, प्रॉपर स्टेप से हमको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर आप देखो कि ये जो आपका डायग्राम है ये इस तरह का डायग्राम है और हमको इन सब का सम 360 लाना है। ठीक है, सम 360 लाना है तो हमको क्या पता है कि यहाँ तो कोई लाइन तो कोई नहीं दिख रही है। हाँ, कोई स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है क्या, देयर इज़ नो स्ट्रेट लाइन, बहुत सारी लाइन्स हैं पर पूरी लाइन कोई भी नहीं है। तो हम इसमें किसी भी लाइन को एक्सटेंड करके एक लाइन बना दें और लाइन के ऊपर एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो भाई एक लाइन यदि बन गई तो इधर भी 180 इधर भी 180 ऐड करेंगे, 180 प्लस 180 विल बी 360। पर उसके लिए हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे गिवन। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर रेस, ये गिवन है। टू प्रूव, हम प्रूव क्या करना चाहते हैं कि एंगल पी ओ क्यू, एंगल थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हैं ना, थोड़ा सुंदर लिखने की कोशिश करूँ मैं, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस। प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 360। दिस इज़ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। हमने क्वेश्चन का गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि भाई इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो वी आर रिक्वायर्ड टू राइट कंस्ट्रक्शन। जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे वो हमको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करें, हमने बोला किसी एक लाइन को एक्सटेंड कर दें,
हाँ, एक्सटेंड कर दें, प्रोड्यूस कर दें, सबका मतलब सेम ही होता है कि उसको खींच के लंबा कर दो। तो अब आप किसको लंबा करें? देखो ये सबसे आसान दिख रहा है कि ये स्ट्रेट दिख रही है, ये थोड़ी टेढ़ी है, ये भी, ये जा सकती है पर वो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, तो हम क्या करें, हम इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड हमने कर दिया, इसको नाम दे दिया PQRS आ गया था, हमने इसको बोल दिया सपोज T। तो डॉटेड लाइन से शो करना आप इसको कि डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन, और इधर भी एरो बना दो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हमने क्या किया, एक्सटेंड या प्रोड्यूस, QO to T, प्रोड्यूस QO to T पॉइंट तक उसको प्रोड्यूस कर दिया। तो ये क्या बन गई, नाउ यू हैव अ लाइन, अब आपके पास एक लाइन है। हाँ, अब इस एंगल प्लस इस एंगल का सम कितना होगा, 180। रीज़न क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन है, एक रे है, तो लीनियर पेयर। तो अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा इस क्वेश्चन का। नाउ वी विल राइट प्रूफ। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POT प्लस एंगल, इसका नाम वही जो दिया था POQ इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई, ठीक। अब हमारी दूसरी कंडीशन हम देखें, तो दूसरी कंडीशन देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, 1 2 3 एंगल हैं। हाँ, 3 एंगल का सम भी 180 होगा, पर रीज़न लीनियर पेयर नहीं आएगा क्योंकि पेयर नहीं है। तो अब हम इसका एंगल्स का नाम लिखें, तो आप ध्यान देना, मुझे इन दोनों को ऐड करके बाद में POS बनाना है। तो मैं POT के साथ यही एंगल लिखूंगी पहले। ये एंगल क्या हो गया, TOS। तो हमने इसको लिख दिया एंगल TOS प्लस, बाकी के क्वेश्चन में देख लो SOR, और उधर भी आपका ब्रेक हो रहा है, एंगल SOR प्लस एंगल POS है उधर, तो POS का हमारा POQ हो गया है, तो हम इसको QOR लिख दें। बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 180। दिस इज इक्वेशन 2। हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ, आपका ये एंगल जो था ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, 1 2, और ये जो एंगल था ये भी 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, 3 4 5। तो 1 + 2 ये POS बनेगा, 3 + 4 विल गिव यू POR। और ROS तो पूरा का पूरा आपका एज इट इज़ आ गया। तो ये हो गया। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न लीनियर पेयर नहीं आएगा, इसका रीज़न क्या आएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये आ गया। अब हम क्या करें, हमको तो लाना है कि इन सारे एंगल्स का सम 360 है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। तो हमने इसीलिए इक्वेशन नंबर दिया था, हम यहाँ लिखेंगे एडिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दें। तो अब आप देखो, आप इन दोनों को साथ में लिखो, एंगल POT प्लस एंगल TOS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR इक्वल टू में 180 + 180। आप चाहें तो एक बार 180 + 180 लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली 180 + 180 को 360 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप डायग्राम में देखो, POT प्लस TOS, POT और TOS मिलाएंगे तो क्या बनेगा, POS। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम इस पर ब्रैकेट लगा के इसको लिख दें एंगल POS प्लस POQ प्लस QOR। POQ प्लस QOR क्या बन रहा है, एंगल POR। हाँ, तो एंगल POR। अच्छा, POQ ही है, सॉरी, वो POQ और QOR ही है, वो मैंने उसके ऊपर भी लाइन बना दी, तो मुझे लग रहा था कि वो एंगल भी 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, वो 3 4 नहीं है। हाँ, 3 4 अलग अलग ही हैं, तो ये आपका सेम रहेगा, एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR इक्वल टू 360, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। और इसमें एक लाइन ज़्यादा कर सकते हो, यदि ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आए तो यहाँ पर जो अपन ने एडिंग 1 and 2 है, उसके बाद आप एक यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये पूरा का पूरा एक बार ऐड करके लिख देते हैं। हाँ, ऐसे लिखते हैं, एंगल POT प्लस POQ प्लस TOS प्लस SOR प्लस QOR
इक्वल टू 180 प्लस 180 ऐसा लिख देते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इस हिसाब से अरेंज करते हैं कि ये दोनों संग में आना है, इन दोनों को पास में लिख करके फिर इस तरह से कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा एग्जाम्पल 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, और अब हमारी शुरू हो रही है एक्सरसाइज 6.1। दिस इज एक्सरसाइज 6.1। 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको क्या दे दिया है कि लाइंस इन फिगर, ये डायग्राम है, लाइंस ए बी एंड सी डी, लाइंस ए बी एंड सी डी, देखो कहाँ है लाइन ए बी एंड सी डी, ये है ए बी और ये है सी डी, ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को ओ पर। हाँ, और इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 है, ये एंगल ए ओ सी है और ये एंगल बी ओ ई है, इन दोनों का सम 70 है। यदि मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो हमें क्या गिवन है कि ए प्लस बी इज 70 एंड एंगल बी ओ डी 40 है। ये वाला एंगल की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 40। डायग्राम में मार्क कर दो। तो पूछ क्या रहा है, एंगल बी ओ ई, बी ओ ई की वैल्यू पूछ रहा है। वेयर इज बी ओ ई, बी ओ ई, दिस इज बी, बी हैज़ टू बी कैलकुलेटेड एंड reflects angle COE. Where is angle COE? This is your angle COE. तो हमने इसको नाम दे दिया सपोज x, तो हमको इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। इसका रिफ्लेक्स एंगल मतलब इसके अलावा ये पूरा एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 माइनस x निकालेंगे और 360 में से उसको माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। इस लाइन्स में रिफ्लेक्स एंगल निकालने के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिएगा, आपको मैं हिंट देती हूँ, होमवर्क है आज, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 70 है, तो देखो क्या हो गया, ये लाइन्स ऐसे क्रॉस कर रही हैं, तो a और 40 आपस में क्या हो गए, इक्वल। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिख रहे हैं ना, ये लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, x बन रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिग्री। अब ऐसे देखें, हमारे पास रिलेशन क्या था, a प्लस बी 70 है, a 40 है, तो 40 प्लस बी इक्वल टू 70, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 माइनस 40 दैट इज़ 30। तो एक पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब x कैसे निकालेंगे सोचो आप, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू। आगे के क्वेश्चंस भी ट्राई करिएगा आप।